नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा सीटेट दिसंबर 2022 हुआ है, ठीक है? उसका जो हमारा बाल विकास सीडीपी का जो हमारा पेपर है 28 जनवरी 2023 का, उसके हम 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा। हमारा पहला क्वेश्चन है कि विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। तो यहाँ पे स्वनियमन प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और उन्हें दर्शाने की बात की गई है। तो हम अगर ऑप्शन देखें तो पहला है हमारा संवेगात्मक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा है गत्यात्मक। तो हमारा जो गत्यात्मक विकास होता है हमारा गत समन्वय से संबंधित होता है। तीसरा हमारा शारीरिक विकास होता है जो हमारे शारीरिक पहलुओं से, शारीरिक वृद्धि से संबंधित होता है। और नैतिक विकास में हमारे मूल्य आ जाते हैं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा संवेगात्मक विकास, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो स्वनियमन प्रदर्शन की बात की गई है और भावनाओं की बात की गई है। तो भावनाओं से संबंधित हमारा केवल संवेगात्मक विकास होता है, ठीक है? तो इसका हमारा राइट आंसर संवेगात्मक विकास हो जाएगा। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है? विकास पूरी तरह से अनिश्चित होता है, ये हमारा गलत है, क्योंकि विकास जो होता है ये हमारा हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का हमारा गुणनफल होता है। तो हमारा जो एनवायरनमेंट होता है ये हमारा चेंज होता रहता है, ठीक है? लेकिन जो हमारा हेरिडिटी होता है, जिसे हम आनुवंशिकता कहते हैं, ये हमारा चेंज नहीं होता है, जबकि हमारा एनवायरनमेंट होता है हमारा चेंज होता रहता है। तो विकास कुछ हद तक तो निश्चित है, लेकिन पूर्णता कुछ हद तक निश्चित है और कुछ हद तक अनिश्चित है, लेकिन पूर्णता यह निश्चित नहीं है, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है कि विकास अत्यधिक निरंतर है। तो विकास निरंतर भी होता है और अनिरंतर भी होता है, दोनों होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक? तीसरा है व्यक्तियों की विकास दर में विभिन्नता पाई जाती है, ठीक है? तो ये जो तीसरा ऑप्शन ही हमारी व्यक्तिगत विभिन्नता का आदर कर रहा है, हमारा ये ऑप्शन सही है, क्योंकि लोगों में विकास की दर अधिक अधिक होती है, लोग अलग अलग समय पे सीखते हैं, ठीक है? और फिर हमारा चौथा ऑप्शन है विकास पैर से सिर की तरफ होता है, तो ये भी गलत है। जो हमारा विकास होता है ये हमारा सर से पैर की तरफ होता है, ठीक है? ये हमारा ऊपर से नीचे होता है, ना कि नीचे से ऊपर होता है। तो हमारा ये जो तीसरा ऑप्शन है ये भी, चौथा ऑप्शन ये भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है कि व्यक्तियों के विकास की दर में विभिन्नता पाई जाती है, यही हमारा इसमें सही हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हेरिडिटी होती है, मतलब जो आनुवांशिकता होती है, ये हमारी गुणनफल होती है एनवायरनमेंट की, और यही हमारा होता है डेवलपमेंट, जिसको हम विकास कहते हैं, ठीक है? तो ये हमें याद रखना है। तो पहला ऑप्शन है कि आनुवांशिकता और वातावरण का विकास पर प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पे हमारी जो आनुवांशिकता होती है ये तो निश्चित होती है, लेकिन हमारा जो वातावरण है बदलता रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया। ऑप्शन 2 है कि केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं। तो हमारी जो आनुवांशिकता और वातावरण दोनों विकास को प्रभावित करते हैं, इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर है केवल आनुवांशिकता ही विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। तो ये भी दोनों प्रभावित करते हैं, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा चौथा, कि आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है? हमें पहला चरण यहाँ से पूछा गया है, ठीक है? तो इनके 4 चरण होते हैं, जिसका पहला चरण होता है संवेदी गामक अवस्था, ठीक है? पहला ही चरण हमारा संवेदी गामक अवस्था होता है। तो पूर्व संघ होता है, फिर है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये हमारा चौथा चरण होता है, ठीक? और संवेदी गामक अवस्था ये हमारा पहला चरण होता है, और मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ये हमारा तीसरा चरण होता है। तो अगर हम इसका आंसर देखें
तो हमारा हो जाएगा संवेदी गामक अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार हमें इसमें सही कथन बताना है। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन है कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करती है। पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है, ये हमारे वाइगोत्स्की साहब कहते हैं कि भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाध्य करती है। तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। ठीक, दूसरा है जैविक परिपक्वता का विकास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। पियाजे ने इसको माना है कि जैविक परिपक्वता का विकास पर प्रभाव पड़ता है। फिर पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक निम्नात्मक तर्क करने में सक्षम हो जाते हैं। ये हमारा गलत है, क्योंकि जो परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क आता है ये हमारा आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा कि मूल संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि मूल संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह से निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलरबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्तर पे है? तो यहाँ पे पुरस्कार की बात की गई है और कोहलबर्ग के सिद्धांत की बात की गई है कि वह किस अवस्था में, किस स्तर में है। तो जो हमारी ये दंड या पुरस्कार की अवस्था होती है, हमारी पहली ही अवस्था होती है, जिसको हम पूर्व परंपरागत अवस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व परंपरागत अवस्था को ही हम इंस्ट्रूमेंटल स्टेज भी कहते हैं और इसे दंड की अवस्था या पुरस्कार की अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर पहला ही हो जाएगा। पूर्व परंपरागत अवस्था में पुरस्कार के लिए बच्चा कोई कार्य करता है। ठीक, फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना है? यहाँ पे वाइगोत्स्की की बात की गई है कि बच्चों के विचारों के विकास में निम्न में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी गई है? तो यहाँ पे जो हमारा पहला ही ऑप्शन है कि सामाजिक अंतरक्रिया, क्योंकि वाइगोत्स्की जहां भी आएंगे वहां पे हमें सीधा सामाजिक अंतरक्रिया पे ही चले जाना है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा सामाजिक अंतरक्रियाएं। ठीक है, तो लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के विकास में सबसे महत्वपूर्ण माना है सामाजिक अंतरक्रिया को। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था, ये इसको जो है, इसका जो ट्रांसलेशन था वो गलत था। यहाँ पे अगर आप इसका ऊपर देखो इंग्लिश में, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट एज पर लेव वाइगोत्स्की थ्योरी। तो यहाँ पे इसने करेक्ट पूछा था और यहाँ पे इसने इनकरेक्ट पूछ लिया था। तो इसमें हमें वास्तव में करेक्ट का आंसर ही देना था, क्योंकि जो सीटेट है वो हमेशा इंग्लिश के ही टर्म को ज्यादा फॉलो करता है। ठीक, तो अगर हम इसके आंसर को देखें तो चर्चा और वैचारिक बहस अधिगम में बाधक है, जबकि वाइगोत्स्की ने इसको सुसाध्य माना है कि अगर चर्चा और वैचारिक बहस होगी तो अधिगम के लिए वो सुसाध्य होगा। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, तो ये हमारा सही है, क्योंकि यहाँ पे पाढ़ की बात की गई है संकेत और इशारे के द्वारा। ठीक, तीसरा है निजी विभाग बच्चों की आत्म केंद्रितता का प्रतीक होता है, तो ये हमारे पियाजे बात करते हैं। ईगो सेंट्रिज्म की जो बात होती है वो हमारे पियाजे करते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गलत हो जाएगा। फिर चौथा, अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है, जबकि लेवी वाइगोत्स्की ने इसको एक सक्रिय प्रक्रिया के रूप माना है और व्यक्तिगत नहीं एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में अधिगम को वाइगोत्स्की ने माना है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है और 3 और 4 गलत है। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है कि संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, यही इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है कि अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर संरचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? ठीक है, तो हमें यहाँ व्यवहारवादी से संरचनावादी की तरफ जाना है। ठीक, तो अगर इसका ऑप्शन देखें हम, तो लचीले पाठ्यक्रम के बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे। तो यहाँ पे लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम पर जाने की बात की जा रही है, हमारा ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि अगर हम मानकीकृत से लचीले की तरफ जाते
तो ये सही होता है, क्योंकि जो हमारी संरचनावादी विचारधारा है ये लचीले पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, ना कि मांगीकृत पाठ्यक्रम पे। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा। फिर दूसरा, अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें परीक्षा पे जोर नहीं देना है, ना ही अध्यापक केंद्रित पे जोर देना है। तो हमारा ये ऑप्शन तो गलत ही है। फिर दूसरा, रचनात्मक आकलन के बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे। तो यहाँ पे हमें रचनात्मक आकलन अपनाना होता है, ना कि योगात्मक आकलन। तो ये भी गलत हो जाएगा। है कंठस्थ स्मरण की बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि जो हमारी संरचनावादी विचारधारा है वो खोजी अधिगम की बात करती है। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो हमारा चौथा युग कंठस्थ स्मरण के बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डन के बहुपद सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है। तो सबसे पहले अगर हम गार्डनर की बात कर लें तो गार्डनर ने कुल 8 प्रकार की बुद्धि दी थी। 8 प्रकार में एक दो प्रकार ऐसा था, ठीक है, जिसमें एक था अंतर्वैयक्तिक, ठीक, एक था अंतर्वैयक्तिक, एक था अंतर्वैयक्तिक और दूसरा था अंतरावैयक्तिक। ठीक। तो यहाँ पे जो अंतर्वैयक्तिक बुद्धि थी वो दूसरों के इरादों के बारे में जानने की बात करती है, और जो अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है वो स्वयं के बारे में जानने की बात करती है। तो यहाँ पे अगर हम प्रश्न देखें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के इरादों, मतलब वो दूसरे के बारे में जानता है, ठीक, प्रेरणा स्तर तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। तो यहाँ पे सहपाठी का मतलब हुआ स्वयं को नहीं, दूसरे के बारे में बात की जा रही है। तो प्राकृतिक बुद्धि होगी नहीं, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा हमारा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होगा। ठीक है। और अगर यहीं पे स्वयं के बारे में पूछता तो हमारा अंतरावैयक्तिक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाता। ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के अनुसार वह क्रियाएं जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है कहलाती हैं। तो अगर मानसिक स्तर पर कोई क्रिया हो रही है तो इसका मतलब है कि ये समस्या समाधान से जुड़ी हुई है। ठीक है। और जब भी समस्या समाधान के बारे में कोई चिंतन होगा या मानसिक स्तर पर कुछ भी होगा, ठीक है, तो उसको हम संक्रिया कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। यहाँ पे संक्रिया की बात की जा रही है। ठीक। ये एक संक्रिया होगा कि वह क्रियाएं जो मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित की जाती हैं उन्हें हम संक्रिया कहते हैं। ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में, यह कथन क्या दर्शाता है। तो अगर यहाँ पे बात की जाए कि लड़के पढ़ने में अच्छे होते हैं, लड़कियां पढ़ने में कमजोर होती हैं, या लड़कों को गणित दिलाई जाए, लड़कियों को दूसरा कोई सब्जेक्ट जैसे पाक पाक कौशल वगैरह दिलाया जाए, तो यहाँ पे सीधी जो बात होती है वो हमारी जेंडर रूढ़वादिता की बात होती है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है कि जेंडर रूढ़वादिता वाला, ये हमारा सही होगा। तो इस प्रश्न का जो होगा कि लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन जेंडर रूढ़िवादिता से संबंधित है। ठीक। हमारा अगला प्रश्न है कि अधिगम वरीयताओं से व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में निम्न में से क्या सही है। अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। ठीक है। सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह से कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं, ये गलत होता है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है सब में। अधिगम वरीयताएं सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती या प्रभावित होती, ये भी गलत हो जाएगा। मानकीकृत पाठचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करती है। यहाँ पे जो मानकीकृत पाठ्यक्रम होगा वो सबको एक साथ एक नजरिए से देखेगा, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं को व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि इरम एक प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है और विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से इरम
यहाँ पे संरचनात्मक मूल्यांकन होगा जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है, क्योंकि जो योगात्मक मूल्यांकन होता है ये हमारा एकदम परीक्षा के मतलब ईयर के एंड में होता है। अनम्य और अनिरंतर की बात यहाँ पे की नहीं गई, तो यहाँ पे हमारा दो ऑप्शन नंबर 2 होगा। संरचनात्मक मूल्यांकन की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है, कि एवं प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका व विद्यार्थियों की प्रगति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित कार्यपत्रक और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। तो ये हमारा होगा संरचनात्मक मूल्यांकन, ठीक। अगला है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहां विद्यार्थी संभाव परिकल्पनाएं निरूपित कर सकें। यह ऑप्शन हो सकता है अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले। यहाँ पे हम अपसारी की बात करते हैं, ठीक है। जो हमारा अपसारी होता है वो केंद्र से बाहर की तरफ जाता है, ठीक, और जो अभिसारी होता है वो बाहर से केंद्र की तरफ जाता है। तो संकुचित विचारधारा होती है जो हमारी अभिसारी होती है, ठीक, और जो अपसारी होता है ब्रॉड माइंडेड होता है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 3 अगर हम देखें, प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, मतलब प्रश्न पूछने से मना किया जाए, हमारा यही ऑप्शन ये कह रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 है कंठस्थ स्मरण को प्रयोगकर्ता से ज्यादा अधिमानित किया जाए, मतलब यहाँ पे कंठस्थ स्मरण को बढ़ावा देने की बात की जा रही है, तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके, ठीक है, समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पनाएं निरूपित कर सके। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे सही हो जाएगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, एक समावेशी वातावरण बनाने के लिए जिसमें विविध सामाजिक सांस्कृतिक परिवेशों से आने वाले विद्यार्थियों को सफल रूप से समावेशित किया जा सके, इनमें से किसे बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है, तो उसमें विविधता के प्रति सम्मान रखेंगे, ठीक, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रति उदासीन रहेंगे, ये भी हमारा सही है क्योंकि हम व्यक्तिगत विभिन्नता को सम्मान दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक। फिर प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित होंगे। तो समावेशी शिक्षा में हम प्रदर्शन उन्मुखी लक्ष्यों पर केंद्रित नहीं होते हैं क्योंकि कोई बच्चा धीमा सीखता है, कोई तेज सीखता है, ठीक है। फिर है चौथा लचीला पाठ्यक्रम, ठीक है, तुम्हारा ये भी सही होगा। तो अगर इसका जो ऑप्शन देखें तो सीटेट ने इसका ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों माना है, ठीक है। वहां पे उसने ऐसे दिया था लेकिन इसका ऑप्शन नंबर 1 और 4 दोनों माना है, ठीक। तो हमारा 1 और 4 इसमें हमारा पहला, दूसरा और चौथा सही है, तीसरा इसमें गलत है, ठीक। क्वेश्चन है कि गत समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। गत समन्वय वैकल्य सापेक्ष रूप से किस क्षेत्र को प्रभावित करता है। तो हमारा जो गत समन्वय वैकल्य होगा, डिस्लेक्सिया जो होगा, वो हमारे शारीरिक सामंजस्य को प्रभावित करेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हमारा जो 2 है हमारा राइट आंसर होगा कि शारीरिक सामंजस्य को प्रभावित करता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए। यहाँ पे हमारा नेगेटिव आंसर पूछा गया, ठीक है। एक समावेशी कक्षा में दृष्टिबाधिता से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन को बढ़ावा देने के लिए किससे बचना चाहिए। तो हमारे इसमें नेगेटिव आंसर पूछा गया है, तो हमें नेगेटिव आंसर ही इसमें देना है, ठीक। तो पहला है कि फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थान और कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, ये हमारा गलत होगा क्योंकि अगर कोई बच्चा जो दृष्टिबाधित है, ठीक, और अगर उसके हम स्थान को फर्नीचर के मेजों के स्थान को परिवर्तित करते रहेंगे तो उसको समस्या होगी। तो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा इसमें गलत है, ठीक। फिर है स्वर की स्पष्टता के लिए माइक्रोफोन का प्रयोग करना, ये हमारा सही है, ठीक। फिर है मल्टीमीडिया शिक्षण का प्रयोग करना, ये भी सही है। स्पर्शनीय सहायक सामग्री का प्रयोग करना, हमारा ये भी सही है। तो अगर हम देखें इसमें, तुम्हारा ऑप्शन नंबर जो 1 है, फर्नीचर तथा अन्य भौतिक वस्तुओं के स्थानों में कक्षा व्यवस्था में जल्दी जल्दी परिवर्तन करना, ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे गलत है और नेगेटिव का आंसर हमेशा नेगेटिव में देते हैं, ठीक। हमारा इसका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वलीनता से जूझते विद्यार्थी के बारे में कौन सा कथन सही है। सबसे पहले हम स्वलीनता की बात कर लेते हैं। तो ये जो होगा, ये हमारा विद्यार्थी जो होगा शर्मीला होगा, ठीक है, ये होगा असामाजिक होगा, ठीक है, ये विद्यार्थी असामाजिक होगा, ठीक। ये ज्यादा मिलनसार नहीं होगा, ये खुद में खोया रहेगा जो स्वाधीन बच्चा होगा।
ठीक। तो अगर इसके हम आंसर की बात करें तो उनके संप्रेषण कौशल अग्रिम स्तर के होंगे। तो अगर वो सामाजिक होगा ही नहीं तो संप्रेषण स्तर उसमें होगा ही नहीं। ठीक है। फिर उसके सामाजिक रिश्ते अद्भुत रूप से अच्छे होंगे। तो जब असामाजिक होगा तो उसके सामाजिक स्तर अद्भुत रूप से अच्छे नहीं होंगे। ठीक, तो ये भी हमारा गलत है। फिर उनमें अपनी दिनचर्या में निरंतर बदलाव की इच्छा होगी। हमारा ये भी नहीं होगा कि वो एक ही धरने पे काम करने वाले होते हैं। फिर उनमें संवेदी सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये सही होगा कि अगर उनको कोई कुछ भी कह दे तो वो उसको बहुत जल्दी अपने दिल पे ले लेने वाले होते हैं। तो इसलिए उनमें संवेदिक सूचना के प्रति उच्च स्तरीय संवेदनशीलता होती है, जो स्वाधीन बच्चे होंगे। तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है? तो अगर हम इसके ऑप्शन को देखें तो आसान कार्यों की चुनने की प्रवृत्ति होगी, नहीं, वो हमेशा कठिन कार्यों को चूज करेंगे। ठीक। फिर धीमी समझ, नहीं, वो बहुत ही तीव्र समझेंगे या तीव्र किसी कार्य को जल्दी सीखेंगे, जल्दी करेंगे। ठीक। सोच में सटीकता होगी और झुकाव होगा, हमारा ये सही है। जिज्ञासा की कमी होगी, नहीं, उनमें अत्यधिक जिज्ञासा होगी। तो अगर हम इसके ऑप्शन की आंसर की बात करें तो सोच में सटीकता की ओर झुकाव होगा। तो जो हमारा प्रतिभाशाली बच्चा होगा, ठीक है, प्रतिभावान विद्यार्थी होगा, उसमें सोच में सटीकता की ओर झुकाव होगा। हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अध्यापन अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करने के लिए किस क्रम का चुनाव करना चाहिए? तो यहाँ पे प्राथमिक कक्षा की बात की गई है, तो यहाँ पे हम पहले मूर्त चलेंगे, उसके बाद हम अमूर्त चलेंगे। ठीक है। तो यहाँ से हम मूर्त से अमूर्त की ओर चलेंगे प्राथमिक कक्षा में। तो इसी के इर्द गिर्द ऑप्शन भी रहेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले वस्तुओं के चित्र और फिर मूर्त वस्तुएं दिखाएंगे। तो बाद में यहाँ पे मूर्त की बात की गई तो ये गलत हो जाएगा। पहले चिन्ह और फिर वस्तुओं के चित्र दिखाएंगे। तो चिन्ह के यहाँ पे सिंबल की बात की ही नहीं गई है, तो यहाँ भी ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले उनको हम मूर्त चीजें या जो हमारी ठोस चीजें होंगी उनको हम दिखाएंगे, सिंबल पहले नहीं दिखाएंगे। फिर ऑप्शन नंबर 3 है, पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करेंगे। तो हमारा ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले मूर्त वस्तुओं की बात की गई है, फिर अमूर्त की बात की गई है। ऑप्शन नंबर 4 है, पहले चिन्ह और फिर मूर्त वस्तुएं प्रस्तुत करेंगे, तो बाद में यहाँ पे मूर्त वस्तुओं की बात की गई है। तो हमारा ये भी गलत हो जाएगा। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र को प्रस्तुत करना। ठीक। यहाँ पे प्राथमिक कक्षाओं में एक संप्रत्यय को पढ़ाते हुए अध्यापक को अधिगम प्रक्रिया को पहले मूर्त वस्तुएं और फिर वस्तुओं के चित्र प्रस्तुत करना चाहिए। इसका हमारा ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों की अधिगम में संलग्नता को बढ़ावा देने हेतु निम्न में से किसे महत्व नहीं देना चाहिए? ठीक है। यहाँ पे संलग्नता की बात की गई है और यहाँ पे उसको कौन सा इसमें महत्व नहीं देना है, इस ऑप्शन में इसकी बात की गई है। तो विषय की प्रासंगिकता, इसको बात करनी है इसकी। विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा, हमें प्रतिस्पर्धात्मक कभी भी रवैया नहीं अपनाना है। ठीक। फिर है सहपाठी सहभागिता, पीयर लर्निंग हमें अपनानी है, या जानकारी का संदर्भीकरण, ये भी हमें अपनाना है। तो अगर इसमें इसका राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा। ठीक है, हम प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा कभी नहीं देंगे। ठीक। अगला प्रश्न, निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास से अंतर क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के सर्जन में सक्षम होता है? ठीक है। निम्न में से किस उपागम का मानना है कि अधिगमकर्ता सक्रिय प्राणी है जो अन्वेषण और अपने आसपास में अंतर क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान का अर्जन करता है? तो यहाँ पे संरचनावाद की बात कर रहा है। तो इसका जो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, ठीक है, यही हमारा इसमें सही है कि ये संरचनावादी उपागम है। ये संरचनावादी उपागम है जो अधिगमकर्ता के सक्रिय प्राणी और अन्वेषण और अपने आसपास से अंतर क्रियाओं द्वारा नए ज्ञान के अर्जन में सक्षम होते हैं। तो ये हमारे संरचनावादी उपागम की बात कर रहा है। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी युक्त अधिगम को सुसाध्य नहीं करती? ठीक है। यहाँ पे ये प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी युक्त अधिगम को सुसाध्य नहीं करती? तो अनुमान लगाना करती है, संप्रत्यय प्रत्यय प्रचित्रण भी यहाँ पे करता है। ठीक है, अधिगम को सुसाध्य। और तीसरा ऑप्शन यहाँ पे प्रकारात्मक स्थिरता,
इसको से हम फंक्शनल फिक्सिडेंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का विकार होता है कि जो बच्चा होता है वो एक जगह पे अटक जाता है। तो हमारा यही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चौथा ऑप्शन है गैर उदाहरण निर्मित करना। वैसे ऑप्शन ये भी गलत है, लेकिन अगर कोई ये टीचर अगर कर रहा है तो यहाँ पे गलत है। लेकिन अगर बच्चे की बात की जाए तो बच्चा गैर उदाहरण निर्मित कर सकता है, लेकिन अगर टीचर कोई है तो गैर उदाहरण वो निर्मित नहीं करेगा, लेकिन बच्चा यहाँ पे कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 4 यहाँ पे सही है। लेकिन अगर हम वही बात करें कि हमारे इस प्रश्न के आंसर की, तो यहाँ पे होगा प्रकार्यात्मक जो स्थिरता है, ठीक है, ये हमारे अधिगम को सुसाध्य नहीं करती है, क्योंकि बच्चा एक जगह पे अटक जाता है तो उससे आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। विद्यार्थियों में समस्या समाधान कौशल को सुसाध्य करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो हम ऑप्शन को देखें तो विद्यार्थियों को अनुमान स्वतः शोध प्रणाली के इस्तेमाल पर हतोत्साहित करना चाहिए, नहीं, इसको प्रोत्साहित करना चाहिए हमें, तो हमारे गलत हो जाएगा, ठीक। विद्यार्थियों को विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, ये हमें सही है, ये सही लग रहा है, ठीक। जरूरती स्कीमाओं को सक्रिय करने के लिए पाढ़ का प्रदान ना करें, तो हमें पाढ़ का प्रदान करना है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रिया पर प्रतिबिंबित करने के अवसर प्रदान ना करें, हमें उन्हें अवसर देना है, ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ठीक। तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा विद्यार्थियों को अपने विभिन्न संभावित समाधानों को खोजने के लिए प्रोत्साहित करें, ठीक। ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। फिर जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को बड़े जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है। एक बार हम फिर से इसको पढ़ते हैं कि जल के स्रोतों के बारे में पूछे जाने पर 6 वर्षीय सीमा नल को सबसे बड़ा जल स्रोत मानने पर हट करती है। जल स्रोत के बारे में उसकी वैकल्पिक धारणा क्या है। निहायत त्रुटिपूर्ण है, नहीं, क्योंकि ये उसका अनुभव है कि उसने केवल नल को ये भी देखा है, तो उसको लगता है कि नल जो है सबसे बड़ा जल का स्रोत वही है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर गलत है, पहला वाला। फिर है का कोई आधार नहीं है और पूरी तरह तर्कहीन है, ये भी गलत है, क्योंकि ये उसका अनुभव है, उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाता है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि उसने अभी नल को ही देखा, उसको लगता है कि नल ही सबसे बड़ा जल का स्रोत है, ठीक। फिर चौथा है को अध्यापक द्वारा सीधे रूप से बिना चर्चा के नकार देना चाहिए, नहीं, अध्यापक को इस पे चर्चा करनी चाहिए कि जल का स्रोत नल भी है, तालाब है, नदी है, ऐसी चीजों को बताना चाहिए, उस पर चर्चा करनी चाहिए, ठीक। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा गलत है। तो फिर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो हमारे इसमें राइट आंसर हो जाएगा उसके अनुभव के आधार पर बने सरल सिद्धांत को दर्शाता है कि नल ही जल का सबसे बड़ा स्रोत है, ठीक। फिर हमारा ये कथन और कारण का अगला क्वेश्चन है कि अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थी की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका को विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए, ये हमारा सही है, क्योंकि जो हमारे भावनात्मक विकास होते हैं, हमारी जो भावनाएं होती हैं वो अधिगम को हमारे प्रभावित करती हैं, ठीक। फिर कारण है भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान जटिल रूप से जुड़े होते हैं, ठीक है, ये भी हमारा सही है और ये इसकी व्याख्या भी है। तो अगर इसका ऑप्शन नंबर 1 हम देखें कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या भी है, तो इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। अधिगम प्रक्रिया में एक अध्यापिका के विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति को ध्यान में रखना चाहिए। भाव अभिप्रेरणा और संज्ञान से जटिल रूप से जुड़े होते हैं, तो हमारा ये कथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है कथन की व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दर्शाता है। अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम किस तरह का लक्ष्य अभिविन्यास दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो महारत अभिगमन होता है ये किसी लक्ष्य में महारत करने के लिए दिखाता है, ठीक है। और अगला ऑप्शन है हमारा महारत परिहार, मतलब महारत को यहाँ पे महारत की बात नहीं की जाएगी, ठीक है, यहाँ पे मास्टरी अप्रोच की बात नहीं की जाएगी,
ठीक है। तीसरा है प्रदर्शन अभिगमन। ठीक है, जो प्रदर्शन अभिगमन होता है ये हमारे जो आपस में जो हमारे सहपाठी होते हैं उनसे ये हमारे प्रतियोगिता की बात करता है या उनसे ऊपर उनसे ज़्यादा पढ़ने की हमारी बात करता है। तो इसका हमारा जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा सही है। और प्रदर्शन परिहार मतलब प्रदर्शन को त्यागने की यहाँ पे बात की जा रही है, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस की बात की जा रही है। मतलब यहाँ पे इसमें ध्यान नहीं दिया जाता कि हमारा प्रदर्शन कैसा हो रहा है। ठीक, तो अगर हम बात करें अपने राइट आंसर की तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा तीसरा प्रदर्शन अभिगमन। ठीक है, कि अपने सहपाठियों से प्रधानता सिद्ध करने के लिए अधिगम जो होगा, ठीक है, वो होगा प्रदर्शन अभिगमन। ठीक, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। अधिगम हेतु एक सहायक माहौल बनाने के लिए एक अध्यापक को क्या करना चाहिए। तो इसके हम ऑप्शन को देखते हैं। कठोरता से समय सारणी का पालन करना चाहिए और दिनचर्या में लचीलेपन को टालना चाहिए। हमें कठोरता से समय सारणी का पालन नहीं करना है और लचीलेपन को हमें बढ़ावा देना है, ना कि टालना है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा है विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। ये हमारा सही है। फिर तीसरा है विद्यार्थियों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वायत्तता और आज़ादी देने से बचना चाहिए। ठीक है, तो हमें उन्हें स्वायत्तता देनी है, आज़ादी देनी है, ना कि बचना है। तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर हमारा चौथा है संप्रत्यय की समझ के बजाय व्यवहार के अनुकूलन पर बल देना है। तो बच्चा कोई जानवर नहीं है कि उसको व्यवहार के अनुकूल हम कर देंगे। ठीक है, उसे हम पहले संप्रत्यय समझाएंगे। ठीक है, फिर उस संप्रत्यय की समझ हो जाने के बाद उसके हम व्यवहार में अनुकूलन के बारे में हम सोचेंगे। ठीक है, पहले हम उसको संप्रत्यय समझाएंगे अच्छे से। ठीक, तो अगर इसके हम राइट आंसर की बात करें तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश को जानना चाहिए और उनके प्रति सम्मान रखना चाहिए। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, हमारा जो आज का आखिरी प्रश्न है कि अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है, ये हमारा सही है। ठीक है, सक्रिय रूप में अधिगम होता है और निष्क्रिय रूप में भी अधिगम होता है। जो हमारी अनौपचारिक शिक्षाएं होती हैं निष्क्रिय रूप में भी हो सकती हैं, लेकिन अधिगम हमारा सक्रिय रूप में ही होता है मेनली। ठीक, अधिगम हेतु विद्यार्थियों में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है, ये भी हमारा सही है। जब वो तत्पर होगा तभी कुछ सीखेगा। ठीक, सामाजिक पारस्परिकता का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं है, तो ये तो वाइगोत्स्की का विरोध कर रहा है, तो हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वो अधिगम करता कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा चौथा भी सही है। ठीक है, तो इसमें अधिगम ज्ञान सर्जन की एक सक्रिय प्रक्रिया है, सही है। अधिगम हेतु विद्यार्थी में कुछ स्तर की तत्परता होनी आवश्यक है, ये भी सही है। और अधिगम प्रभावशाली होता है अगर वो अधिगम करता है कि सक्रिय भागीदारी द्वारा ग्रहण किया जाता है, ये भी सही है। तो अगर हम अपने अंतिम प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो ये हमारा हो जाएगा अधिगम सामाजिक पारस्परिकता को अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं दिया जाता। हमारा ऑप्शन नंबर जो इसमें 3 वाला है, ठीक है, इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है जो हमारा राइट आंसर है, हमारा आंसर नंबर 3 हो जाएगा। ठीक, तो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो को पसंद आई होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा कि जिससे आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। धन्यवाद।